मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे ऑरेंज इकोनॉमी इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। ऑरेंज इकोनॉमी, वैसे तो ऑरेंज का मतलब होता है संतरा, लेकिन यहाँ हम ऑरेंज का हिंदी अनुवाद करेंगे नारंगी अर्थव्यवस्था। मैंने इस विषय का चयन क्यों किया? क्या आप बता सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं? और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो सच में मुझे थोड़ा सा अफसोस तो होगा ही। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप दूरदर्शन के समाचार नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आकाशवाणी के समाचार भी नहीं देख सुन रहे हैं, और शायद अखबार भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि अखबार की बात मैं यहाँ थोड़ा किनारे कर सकता हूँ, क्योंकि अखबारों में इस पर बहुत विस्तार के साथ खबरें नहीं छपी हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो तब उसने इस खबर को बहुत बड़ी जगह दी है। अब सवाल है कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने क्यों इसको जगह दे दी? क्योंकि इसका संबंध किससे है? इकोनॉमी से है, ऑरेंज इकोनॉमी। पहले मैं आपको सतर्क करना चाहूँगा। हम ग्रीन की बात करते हैं, हम वाइट की बात करते हैं, हम ब्लू की बात करते हैं, ये सब इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। लेकिन याद रखिए कि वे सब के सब रिवोल्यूशन हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, वो रिवोल्यूशन है। और हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं ऑरेंज इकोनॉमी की, नारंगी अर्थव्यवस्था की। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ? दोस्तों, अगर आपने खबरें सुनी होंगी तो उसमें खबर थी, बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका शॉर्ट में नाम है वेव्स, WAVES, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन। और ये हमारे देश में आयोजित किया गया पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें 100 देश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है। FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे। और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने ऑरेंज इकोनॉमी की बात कही, ऑरेंज इकोनॉमी, और उन्होंने इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि आप सब GDP में अपना योगदान दें। आइए अब इस पर विचार करते हैं। GDP में अपना योगदान दें, तो क्या ये GDP में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं? अलग अलग कोणों से इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा वर्ड, तो ये तो विश्व हो गया। ऑडियो विजुअल, आप जानते हैं ऑडियो विजुअल जो आप सुन रहे हैं, गाने सुनते हैं आप, ये ऑडियो है। आप फिल्में देखते हैं, आप OTT पर वेब सीरीज देखते हैं, ये विजुअल है, ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट। मनोरंजन के लिए जो कुछ भी आप देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, ये सब एंटरटेनमेंट है। देखिए, हम लेक्चर भी सुनते हैं, इंटेलेक्चुअल लेक्चर सुनते हैं, इसका उससे संबंध नहीं है, इसका संबंध है एंटरटेनमेंट वर्ड से। अभी मैंने सिनेमा की बात कही, तो सिनेमा बनता है, टेलीविज़न के लिए प्रोग्राम बनते हैं, इनका अपना एक अलग से नाम है, फिल्म इंडस्ट्री। जैसे इस्पात उद्योग है, जैसे कपड़ा उद्योग है, उसी तरह से एक फिल्म इंडस्ट्री भी है। तो सीधी सी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में है। तो प्रधानमंत्री जी ऑरेंज इकोनॉमी की बात क्यों कह रहे हैं कि GDP में अपना योगदान दीजिए? इसका मतलब है, यहाँ आपको समझना होगा कि जो ऑरेंज इकोनॉमी है वो अभी एग्जिस्ट करती है। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे एग्जिस्ट करती है। जानबूझ करके मैंने अभी उसका खुलासा नहीं किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको मैं बता दूंगा और फट से पता लगा कि अरे अरे अब तो हमने सुन लिया, बस बात खत्म हो गई और आप बंद कर देंगे। क्योंकि अब आप टिक नहीं पाते हैं, इंपॉर्टेंट बातों पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम हो गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। आइए हम इसे इस तरीके से समझते हैं। क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे समझाने का तरीका भी लगभग लगभग आपके ही हिसाब से है। जैसे हाउस वाइफ, घर की महिला,
पत्नी है, घर का काम कर रही हैं, माँ है, घर का काम कर रही हैं। अपने दिमाग में ये मॉडल लेकर के आइए। आपके पिता हैं, आपके भाई हैं, वे आप हैं, आप जा रहे हैं बाहर, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कमाई करके ला रहे हैं। तो जो आप कमाई करके ला रहे हैं वो तो जीडीपी में काउंट हो रहा है, वो जीडीपी में काउंट हो रहा है। लेकिन आपकी पत्नी, आपकी भाभी, आपकी माँ जो काम कर रही हैं घर में, वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है। तो क्या वो कुछ भी काम नहीं कर रही हैं? क्या उनका कोई योगदान अर्थव्यवस्था में नहीं है? इतना अनुभव तो आपको होगा कि अगर एक दिन मेड सर्वेंट नहीं आती है तो घर का क्या हाल हो जाता है, क्या हाल हो जाता है घर का। और जो हमारी माँ हैं, बहनें हैं, पत्नी हैं, वो क्या कर रही है? मैं यहाँ मेड सर्वेंट से तुलना नहीं कर रहा हूँ। मेड सर्वेंट तो आती है, आधे एक घंटे के लिए काम करके चली जाती है, तो दिन भर काम कर रही हैं, क्या क्या नहीं कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो घर की धुरी हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर रही हैं। वो घर की मैनेजर हैं, वो घर की मेकर हैं, वो घर की फाइनेंस एडवाइजर हैं, सब कुछ तो कर रही हैं वो। लेकिन उनका योगदान जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है और इसको लेकर के बाकायदे आवाज़ उठाई जा रही है। इसका मतलब है कि योगदान है लेकिन अलग से उसकी पहचान नहीं है। दोस्तों, इंटरटेनमेंट के भी वर्ल्ड में ऐसा ही है। कैसे है? आप एक फिल्म देखते हैं, राइट? जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको एक्टर और एक्ट्रेसेस के नाम आपको मालूम रहते हैं, उन्हीं के नाम से फिल्में चलती भी हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फिल्म के डायरेक्टर का भी नाम मालूम होता है। कुछ लोगों को मालूम होता है, ठीक है, लेकिन क्या आपको उस फिल्म की कहानी किसने लिखी है मालूम होता है? आप जानते हैं उस फिल्म के गीत किसने लिखे हैं, उस फिल्म के डायलॉग किसने लिखे हैं? आपकी जानकारी में नहीं होगा। अब ठीक है, साहिर साहब जैसे लोग, बड़े बहुत ऊंचे कद के लोग हैं, जावेद अख्तर साहब और गुलजार साहब के जैसे लोग, उनके नाम से फिल्में चल जाती हैं, तो इसीलिए उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, अदरवाइज कहाँ मालूम होता है। तो क्या जो फिल्म राइटर है, जिसने कहानी लिखी है, जिसने डायलॉग लिखे हैं, जिसने गीत लिखे हैं, जिसने म्यूज़िक कंपोज किया है, उनका कोई योगदान नहीं है? योगदान है, लेकिन उनकी अलग से पहचान नहीं है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि जीडीपी में योगदान दे ऑरेंज इकोनॉमी, ये शीर्षक है बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ का, शायद उनका संकेत इसी बात की ओर है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है, थोड़ा बहुत अनुमान तो आपको लग गया होगा। देखिए, अब ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है आपको मालूम है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। इसके बाद फिर विनिर्माण का क्षेत्र आ जाता है, वो भी आप जानते हैं। इसके बाद सर्विस सेक्टर आ जाता है, सेवा का क्षेत्र। डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, टीचर सेवा कर रहे हैं, वकील सेवा कर रहे हैं, ये सर्विस सेक्टर है, राइट। अब ये जो चौथा सेक्टर जो इमर्ज हो रहा है, अब इसकी चर्चा होगी, आप देखेंगे, और आपको इसके बारे में अच्छी से जानकारी रखनी भी है। ऑरेंज इकोनॉमी ये क्रिएटिविटी का क्षेत्र है। इसे सच पूछिए तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी, यानी कि वह इकोनॉमी जो पूरी तरह से रचनात्मकता पर आधारित है, रचनात्मकता पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर आप यूट्यूबर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर जो प्रोग्राम्स आते हैं बहुत से ऐसे, उनका आप इस्तेमाल करते हैं, उन्हें देखते हैं, सुनते हैं। ये यूट्यूबर क्या कर रहे हैं? यूट्यूबर कंटेंट तैयार करते हैं, कंटेंट यानी कि सामग्री तैयार करते हैं, इसके बाद उसको रचनात्मकता में ढालते हैं, क्रिएटिविटी में डालते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 3C कहा है ऑरेंज इकोनॉमी के लिए, 3C उन्होंने कहा है। ये 3C ऑरेंज इकोनॉमी के प्रमुख स्तंभ हैं। तो एक क्या हो गया? कंटेंट। यूट्यूबर कंटेंट तैयार करता है, लिखता है। सिनेमा में भी यही होता है, कहीं भी कंटेंट होगा ही होगा, तैयार करना पड़ेगा। तो जो कंटेंट रच रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, कंटेंट राइटर, देखिए आजकल एक पोस्ट हो गई है, बकायदे एडवर्टाइज भी होता है, हमें कंटेंट राइटर चाहिए। कंटेंट। जो दूसरा C है वो है क्रिएटिविटी। केवल कंटेंट लिख देने से बात नहीं बनेगी, उसको ढालना पड़ेगा, रचनात्मकता में ढालना पड़ेगा कि अब ये जो लिखा गया है, इस लिखे गए को किस तरीके से पेश किया जाए, तो वह होगी रचनात्मकता। और इसके बाद जो तीसरा है वो है कल्चर, संस्कृति।
आप देखिए कि जब आप कंटेंट तैयार करेंगे, जैसे मान लीजिए आप भारत के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, भारतीय दर्शकों के लिए, तो भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आप तैयार करेंगे। उसी तरह की बातें होंगी, मुहावरे होंगे, भाषा होगी, संस्कृति के तत्व होंगे, अदरवाइज फिर भारतीय दर्शक उससे जुड़ नहीं पाएगा। तो जब आप कंटेंट तैयार करते हैं और फिर जब उसको आप रचनात्मकता में ढालते हैं, क्रिएटिविटी में ढालते हैं, तो वहाँ भी कल्चर होता है। और दोस्तों, जब यह कल्चर क्रिएटिविटी और कंटेंट के माध्यम से लोगों तक पहुँचता है तो कमाल हो जाता है उससे। आज आप देखिए कि भारत की क्या स्थिति है। जब हमारी फिल्में रिलीज होती हैं तो लगभग 100 देशों में रिलीज होती हैं। 100 देशों में भारतीय फिल्में इतनी लोकप्रिय हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ OTT जो प्लेटफॉर्म है वो कितने पॉपुलर हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, ये सब OTT हैं और बहुत पॉपुलर OTT हैं। इन पर अब वेब सीरीज बन रही हैं और यहाँ तक कि जो फिल्में बन रही हैं वो सिर्फ OTT के लिए बन रही हैं। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो बाकायदे सिनेमा हॉल में, थिएटर में रिलीज नहीं हो पाती, वो OTT पर रिलीज हो जाती हैं। और कल्पना करके देखिए कि जो अब वेब सीरीज बन रही हैं, OTT के लिए फिल्में बन रही हैं और भी OTT के लिए जो दूसरे प्रोग्राम बन रहे हैं, उनमें कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। इमेजिन कीजिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। यूट्यूब ने अभी बताया है कि पिछले साल उसने यूट्यूबर्स को भारत में 21,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 21,000 करोड़ रुपए का भुगतान, जिसे हम 2-2 मिनट, 1-1 मिनट में देख करके किनारे कर देते हैं। आफ्टर ऑल इकोनॉमी में योगदान तो है, इतने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, वो योगदान है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि अब इसे इकोनॉमी के एक अलग स्तंभ के रूप में पहचानने की कोशिश की जा रही है। और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है कि मुंबई में IICT की स्थापना की जाएगी। IIT तो आपने सुना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें C जुड़ गया है, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी, रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान। तो डेफिनेटली जब किसी भी क्षेत्र को इस तरीके से रिकॉग्निशन दी जाती है तो उसके लिए फिर कोशिशें भी अलग तरीके से होती हैं, लोगों को प्रोत्साहन भी अलग तरीके से मिलता है और उसका इम्पैक्ट भी फिर अलग तरीके से होता है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें मैंने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में आप सबके सामने रखी है। एक प्रकार से यूँ कह लीजिए कि इस विषय की शुरुआत ही की है। तो फिलहाल इसके बारे में बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।